हमारे इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ है L0। इस स्प्रिंग का एक एंड इस सीलिंग से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड एक बार जिसका नाम हमने यहाँ पे A दिया है इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अपने स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है L0 और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दिया गया है, ये देखिए ये दिया हुआ है 5 mg/L0। अच्छा, यहाँ जो सिंबल दिया है वो थोड़ा सा आगे चल करके हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो मैं इसको K से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है आप ऐसे कह लीजिए ये इतने के बराबर है, ठीक है। दूसरी बात ये इन्फॉर्मेशन है कि जो दूसरा आपका बार है B, इसका भी मास इस A के मास के बराबर है। ये दोनों एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आपका सरफेस है वो स्मूथ है। जब स्मूथ है तो किसी तरह का कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। और इनिशियली क्या है कि एक दूसरे थ्रेड के थ्रू जिसका नाम है यहाँ पे हमने PA दिया है, ये ऐसे बांध करके इसको सिंपली ऐसे रखा गया है। तो भाई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं PA को बर्न कर दूं तो जब मैं बर्न करूंगा तो ऑब्वियसली वेट की वजह से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो ये A आगे हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर ये A जो है इस सरफेस के कांटेक्ट को छोड़ देगा। तो उस मोमेंट पर इसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत सिंपल सा है, हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा प्रॉब्लम बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दें कि जब हमको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हमको चाहिए होता है सिस्टम, है ना। और सिस्टम के अंदर, सिस्टम के बाहर जितने भी फोर्सेज उस पर एक्ट कर रहे हैं उन सबका वर्क डन निकालते हैं हम लोग, और उन सारे वर्क डन को उनके साइन के साथ ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद उसको इक्वेट कर देते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। तो पहला स्टेप वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, है ना, हमको चाहिए अपना सिस्टम। अब सिस्टम देखो इस क्वेश्चन में तुम कई तरीके से चुन सकते हो और सब में आंसर प्रॉपरली आ जाएगा। पहला क्या है कि अगर आप चाहो तो केवल इसको सिस्टम मान लो ना, केवल इसको, इस रॉड A को, तो भी आपका वर्क एनर्जी थ्योरम आराम से अप्लाई हो जाएगा। आपका अगर इच्छा हो तो ये स्प्रिंग और ये बार इसको मिला करके सिस्टम मान लो तो भी काम बन जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो ये बार और साथ में जो स्ट्रिंग है इन तीनों को मिला करके सिस्टम मान लो तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो ये स्प्रिंग और ये दोनों बार और साथ में ये जो आपका स्ट्रिंग है इस सबको मिला करके सिस्टम मान लो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर A और B और साथ में ये जो आपका स्ट्रिंग है इसको सिस्टम मान करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी जो हमने सिस्टम मानने के तरीके बताए हैं उसको यूज करके आप घर पे इसको ट्राई ज़रूर करेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलो अब हम लोग ध्यान रखना, हम A, B और उससे इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रिंग इसी को सिस्टम लेके चलेंगे। अब मैं एनालाइज करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एनालाइज करने में ध्यान दीजिएगा कि जब भी कॉम्प्लिकेट सा फिजिक्स का प्रॉब्लम हो तो एनालिसिस में अपने सिस्टम में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको फॉलो करना है। देखो कैसे, जैसे ही तुम इसको बर्न करोगे तो वेट की वजह से ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो ये भी आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और फिर ये जो स्ट्रिंग है उसमें एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इतना हम समझ गए। तो हमने चलिए अब ये मान लिया कि भाई हमारा जो बार A था वो पहले यहाँ पे था और जब वो यहाँ पहुँचा, देखिए जब वो यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर V के वेलोसिटी से इस सरफेस के कांटेक्ट को छोड़ दिया, है ना, V के वेलोसिटी से। अच्छा नोट करो कि ये तो अपना सीलिंग था और ये इस स्प्रिंग था जिसका नेचुरल लेंथ था L0, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो इसका लेंथ बेटा L हो जाएगा मान लो। दूसरी बात क्या है
कि ये दोनों बार ऐसे जुड़े हुए थे, है ना, ये बार ऐसे जुड़े हुए थे। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेज का वर्क निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से फोर्सेज अपनी सिस्टम पे लग रहे हैं। सिस्टम क्या बताया था हमने आपको? देखिए, सिस्टम हमने बताया था कि बार ए, बार बी और इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रिंग है, इसको मैंने ले लिया है। चलिए एक और काम करते हैं। भाई देखो, ए यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। अब मुझे पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ये मान लेता हूँ एंगल थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो हो गया वो हो जाएगा, थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लेता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से L0 cot थीटा ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और इतना ही डिस्टेंस ये मूव किया होगा नीचे, क्योंकि पहले तो यहाँ पे था। जितना डिस्टेंस ये आगे बढ़ेगा उतना ही ये नीचे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग हमने लिया है वो इनएक्सटेंसिबल है ना, और मासलेस तो है ही है। चलिए, तो इसका इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो L0 cot थीटा हो गया। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लगाएंगे इसमें, तो अब मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये अगर परपेंडिकुलर, इसको तुम चलो T मान लो ऐसे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। यहाँ से हो गया देखिए tan थीटा, और यहाँ से जब मैं T को इधर करूँगा और tan को इधर करूँगा तो देखिए आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान है। अच्छा, तो भाई इसमें जो एलोंगेशन आएगा वो मान लो x है। अब x कैसे निकालोगे? x क्या है? एलोंगेशन। किसमें? स्प्रिंग में, ऑब्वियसली। तो जो अभी इसका लेंथ आ गया है उसमें से नेचुरल लेंथ को आप घटा देंगे तो एलोंगेशन निकल जाएगा। अच्छा जी, अब ट्रायंगल में चले आते हैं इसी में। तो बेटा हमारा L0 cosec थीटा हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो वही मैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाऊंगा तो फट से निकल जाएगा। तो ये देखिए L0 आ गया। तो मैं L0 को कॉमन ले लूँ, ये हमारा हो गया cosec थीटा -1। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। तो पहले तो अभी तक देखिए हमने कुछ किया नहीं है, एलोंगेशन निकाल लिया है। अब हम फोर्स पे ध्यान दे रहे हैं। देखना, सबसे पहली बात, इस पर जब ये मूव कर रहा है और अभी भी ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो इस पर एक फोर्स तो नॉर्मल लग रहा होगा, एक इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा, एक इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। इसको आप फोर्स कह लो, खाली ऐसे ही। स्प्रिंग की ज़रूरत नहीं है कहने का, ऐसे कह लो चुपचाप से। मुझे यार तो मैं कह रहा था कि इसको आप ऐसे फोर्स कह लीजिए। अच्छा, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, ऑब्वियसली यही टेंशन यहाँ भी लग रहा होगा। एक इस पर इधर mg का फोर्स लग रहा होगा। नोट कीजिए कि पूरे टेकअप होने से पहले तक के प्रोसेस में n हमेशा इस बार के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रह रहा है। तो इसका वर्क डन 0 हो गया। ठीक उसी तरीके से इसका वर्क डन 0 हो गया, सिर्फ इसका वर्क डन बचा। यहाँ पे चले आओ, इसका वर्क डन होगा, ऑब्वियसली इसका वर्क डन होगा और इसका वर्क डन होगा। थोड़ा सा मैं एक नई बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको बहुत काम आएगा और कई बार आपने यूज किया होगा जाने अनजाने में। वो देखिए क्या है। अगर मैं कहूँ कि ये ब्लॉक x डिस्टेंस मूव किया है तो टेंशन ने वर्क किया होगा t इंटू एक्स के बराबर, और जितना a इधर डिस्प्लेस हुआ उतना ही b भी नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, मतलब इसका भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ x। लेकिन यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। तो इस टेंशन का वर्क डन और इस टेंशन का वर्क डन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप इसको भी नहीं लेंगे। अब आपके पास कौन कौन से फोर्सेज बचे जिसका आपको वर्क लेना है? एक ये बचा और एक ये बचा।
तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब देखना जरा भाई, हम इतना जानते हैं कि जब अपने इस स्प्रिंग में एक्स का एलोंगेशन हो जाता है तो वो स्प्रिंग जिस जो बॉडी इससे जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एलोंगेशन हो रहा है, उस पर जो वर्क करता है वो होता है -12 के एक्स स्क्वायर के बराबर, है ना, ये एलोंगेशन है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करेंगे आप तो ये हो जाएगा mg, और इधर की तरफ देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया है L0 कॉट थीटा, है ना, L0 कॉट थीटा। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? इनिशियली तो हमारा सिस्टम बिल्कुल रेस्ट पे था, तो इसका वेलोसिटी 0 था, और जिस मोमेंट पर ये कांटेक्ट छोड़ रहा है उसकी वेलोसिटी मैंने भी मान लिया है, और बेटा यही वेलोसिटी इसका भी होगा, क्योंकि हमारा ये स्ट्रिंग कैसा है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 2 × 12 mv² - 0, तो कुल मिलाकर के 2 कट गया देखिए, और अपने पास आ गया mv² इक्वल्स टू -12 के एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये होगा L0 का स्क्वायर और ब्रैकेट में कॉसेक थीटा -1 का स्क्वायर प्लस mg L0 कॉट थीटा। अब देखो भाई, अगर हमको भी निकालना है तो हमको थीटा पता होना चाहिए, है ना, केवल थीटा पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। के की वैल्यू देखिए 5 mg/L0 रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। तो मेरा मेन जो फार्मूला बना, देखिए ये फार्मूला बन गया, इसमें मुझे थीटा निकालना है और थीटा की वैल्यू रख देना है। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग। क्या कोई और कंडीशन है अपने पास जिसको यूज करके मैं थीटा निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली है। क्या है कि इस मोमेंट पर अपना बार इसके कांटेक्ट को छोड़ दे रहा है। तो भाई यहाँ पे छोटा सा मैं मैकेनिकल एनालिसिस करूँ तो यहाँ देखिए क्या बनता है हमारे लिए। देखिए, ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स था उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा F साइन थीटा के बराबर, और इस मोमेंट पर अगर मैं इसके वर्टिकल मोशन को कंसिडर करूंगा तो ऊपर की तरफ फोर्स है F साइन थीटा प्लस नॉर्मल, और इधर हो जाएगा आपका mg। चूंकि यहाँ पर ये कांटेक्ट छोड़ रहा है तो n की वैल्यू देखो 0 हो जाएगा। f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू kx होता है, तो यहाँ मैं f की वैल्यू kx रख करके थीटा निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकलता है हमारे पास ना। उसके लिए मुझे ऑब्वियसली अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए देखिए यहाँ पे आया है f साइन थीटा इक्वल्स टू mg, और f के लिए था kx ये साइन थीटा इक्वल्स टू mg। k की वैल्यू कितना था? k की वैल्यू था 5 mg/L0, और ये x की जो वैल्यू निकाला था हम लोगों ने वो था L0, है ना, ब्रैकेट में कॉसेक थीटा -1 ऐसे। अब आगे अपने पास साइन थीटा है इक्वल्स टू mg हो गया। देखो ध्यान से देखो, ये कट जाएगा, ये वाला mg भी कट जाएगा। आप 5 को इधर कर दो, साइन थीटा को अंदर कर दो, तो हो जाएगा 1 - साइन थीटा, ये हो जाएगा 1/5। तो साइन थीटा जो हो गया वो 4/5 हो गया, है ना। अगर साइन थीटा निकल गया हमारे पास तो कॉट थीटा जो आगे एक्सप्रेशन में था वो भी निकल जाएगा, कॉसेक वो भी निकल जाएगा ना, सब निकल जाएगा। तो इफेक्टिवली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अगर मेरे को कॉट थीटा वगैरह निकालना है तो मैं फिर से ट्रायंगल बनाऊंगा। अच्छा, नोट कीजिए कि ये एंगल जो है एक्यूट एंगल है ना, 90 से कम है, तो बड़ा आसानी से मैं बना सकता हूँ। ये 10th स्टैंडर्ड का हो गया। तो अगर मैं इसको कहूँ थीटा तो ये हो जाएगा ये हो गया परपेंडिकुलर, एक गड़बड़ कर दिया मैंने, ए देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। ऑब्वियसली पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। आप चाहते तो इसको सीधा ही लिख सकते थे, साइन 30 = 4/5, मतलब कि थीटा = 53 डिग्री, वैसे भी आप लिख सकते थे।
अच्छा, अब यहाँ निकालने के बाद मेरे पास क्या आया था, मेरे पास आया था एम वी स्क्वायर। पीछे मैं दोबारा से लिखता हूँ और वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। देखिए, तो मेरा आया था एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ के एल नॉट स्क्वायर, अरे बाप रे, माइनस हाफ के एल नॉट का स्क्वायर ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस एम जी एल नॉट कॉट थीटा। शायद यही था, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, इतना ही था। तो चलिए अब हम रखते हैं वैल्यू। तो ये हो गया माइनस 1/2, के की वैल्यू था 5 एम जी बाई एल नॉट, और ये ऑलरेडी हमारे पास एल नॉट का स्क्वायर है। अच्छा, कॉसेक थीटा जो होगा 5/4 हो जाएगा, तो यहाँ मैं रख दूँ वैल्यू 5/4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एम जी एल नॉट। यहाँ देखना, कॉट थीटा की वैल्यू करोगे तो 3/4 हो जाएगा ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा। हमको लगता है कि जो मास था वो हर जगह से देखिए कटता चला जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे आप, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, एक L0 ऐसे कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो 1/4 हो गया। देखिए 1/4, तो माइनस 1/2 इंटू 5, और ये 1/4 तो 1/16 हो गया। देखो, है ना, 1/16, चूँकि स्क्वायर करना था। और यहाँ हो गया तुम्हारा जी एल नॉट इंटू 3/4। देखो यहाँ भी हमने गड़बड़ी करी है, हमने यहाँ पे जी एल नॉट छोड़ दिया है ना, तो बस लिख दीजिए यहाँ पे जी एल नॉट। अब जरा देखिए, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे देखिए 32, एलसीएम हो जाएगा 32, तो आपका भी स्क्वायर जो हो गया, एलसीएम लिया मैंने, ये हो गया 32। देखो यहाँ पे हो गया बेटा माइनस 5 जी एल नॉट, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 होता है, तो ये हो जाएगा 24 जी एल नॉट। सोचिए 24 में से 5 जाएगा तो 19 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 32 है यार, ये 32 है, ये हमने जो है, ये मेरा कैलकुलेशन का बहुत बड़ा, हाँ, तो ये 32 था। देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 19 ना, 19 जी एल नॉट। तो यहाँ मैं लिख दूँ सीधा सीधा V इक्वल्स टू 19, क्या है भाई, क्या है ये, क्या लिख रहे हैं हम भी, हाँ, तो ये 19 जी एल नॉट अपॉन ये आपका हो गया 32। अब तो आपको भी निकालना था, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो भी फाइनली हो गया √32 जी एल नॉट अपॉन, अरे भाई क्या हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये, √19 जी एल नॉट बाई 32। देखो सिंपल सा है, कैलकुलेशन वगैरह में काफ़ी स्पेस कम होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो आप वो देख लेना, वो आपका जो है फाइनल आंसर आ गया।